हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंट्रोडक्शन टू मॉडिफायर्स की एक और वीडियो में। आज हम समझेंगे एरे मॉडिफायर। एरे मॉडिफायर काफ़ी यूज़ होने वाला और काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडिफायर है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एरे मॉडिफायर क्या है, एरे मॉडिफायर के फीचर्स देखेंगे जैसे कि फिट टाइप, काउंट, रिलेटिव ऑफसेट, कांस्टेंट ऑफसेट, ऑब्जेक्ट ऑफसेट, मर्ज एक्सेट्रा वगैरह क्या है। आज हम एरे मॉडिफायर को डिटेल में समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडिंग मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो दोस्तों मैंने अपना ब्लेंडर 4.1.1 ओपन कर लिया है एंड दोस्तों मैंने अपनी स्क्रीन कास्ट की भी ऑन कर ली है। सारी शॉर्ट की आपको यहाँ पर शो होती रहेगी एंड मैं ए प्रेस करता हूँ टू सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट प्रेस करता हूँ सबको डिलीट करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं एरे मॉडिफायर है क्या। दोस्तों एरे मॉडिफायर की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं और ये पर्टिकुलरली यूज होता है रिपीटेड स्ट्रक्चर में, जिसमें हम कोई पैटर्न बनाना चाह रहे हो, सीक्वेंस बनाना चाह रहे हो, तो एरे मॉडिफायर की मदद से हम वो बना सकते हैं मैनुअली ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किए बिना। ठीक है, इससे हम एक बार में मल्टीपल किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी चाहे उतने डुप्लीकेट बना सकते हैं, उनको विदाउट मैनुअली किए बिना। तो चलिए इसको समझते हैं। मॉडिफायर को अप्लाई करने के लिए सिंपली हम एक क्यूब ऐड कर लेते हैं शिफ्ट ए दबाकर। तो अभी हमने एक क्यूब ऐड करा है एंड मॉडिफायर को ऐड करने के लिए हमें सिंपली क्यूब को सिलेक्ट करना है, रेंज के आइकन में जाके ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करना है एंड हम यहाँ पर सर्च करेंगे एरे मॉडिफायर एंड इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा जो क्यूब था वो कुछ साइज में बड़ा हो गया है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये हुआ नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे क्यूब की एक और कॉपी बन गई है। ठीक है, तो मॉडिफायर को हम समझते हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ मॉडिफायर विंडो को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको मिलता है फिक्स काउंट, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो अभी हमें फिक्स काउंट मोड पे, इसमें हमें 3 मोड मिलते हैं जिन्हें हम देखेंगे। यहाँ से हम काउंट को डिसाइड करते हैं कि हमें जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमने मॉडिफायर लगाया है उसके हमें कितनी कॉपीज चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं इसको 10 करता हूँ। तो 10 करने के बाद देखेंगे हमारे जो क्यूब है वो और लंबा हो गया है। इसके आगे दोस्तों में मिलता है रिलेटिव ऑफसेट। ठीक है, अभी जो है इस पर देखेंगे तो ये ब्लू टिक लगा हुआ है, यानी कि अभी रिलेटिव ऑफसेट ऑन है। रिलेटिव ऑफसेट में आपको एक्स वाई जी 3 डायरेक्शन मिलती है, जिसमें अभी एक्स डायरेक्शन में 1 लिखा हुआ है। अगर इस डायरेक्शन में मैं चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे क्यूब्स है, हमारे क्यूब्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो अभी हमारे तीनों ऑफसेट में 0 है। अभी मैं वाई डायरेक्शन में 1 करता हूँ इसको। तो यानी इन फैक्टर की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी हमारा मैश है या जो भी ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं वो किस डायरेक्शन में हो। वाई डायरेक्शन से हम वाई को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको 0 करता हूँ। जेड में अगर मैं 1 करता हूँ तो जेड में हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं एंड एक्स में करता हूँ तो एक्स में हो रहे हैं। ठीक है, सो इससे हम डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दोस्तों रिलेटिव ऑफसेट क्या होता है? सो दोस्तों अगर आपको रिलेटिव ऑफसेट को समझना है तो सिंपली आपको समझना पड़ेगा कि रिलेटिव ऑफसेट में ऑब्जेक्ट के जो बीच की दूरी होती है वो ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि मैं इस मॉडिफायर को बंद करके एन प्रेस करता हूँ तो इस आइटम टैब में आके देख सकते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसका डायमेंशन 2x2x2 है, यानी कि स्क्वायर क्यूब है जिसका साइज 2 मीटर्स है। और अब मैं मॉडिफायर को ऑन करता हूँ तो अब हम किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए मैं इसको 1 करता हूँ, तो अभी हर क्यूब के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। मैं यहाँ पर जाकर इस ओवरलेज में जाकर वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी वायर फ्रेम दिखे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर क्यूब के जो बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, ये अभी 1 पर है। और अगर मैं इसको 1.5 करता हूँ, ठीक है, तो अभी जो इनके बीच में स्पेस है, जैसा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है 2 मीटर्स इंटू 1.5। ठीक है, तो यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो 3 मीटर्स का गैप है। 3 मीटर्स आपको कैसे पता चलेगा? इसके पीछे जो आपको ग्रिड दिख रही होगी, ये एक लाइन आ रही है, ये जो ग्रिड दिख रही है आपको, ठीक है, इन सभी ग्रिड के बीच का साइज जो है 1 मीटर है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 मीटर हमारे क्यूब का ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, यानी कि 2 मीटर्स का हमारा जो क्यूब है। ठीक है, 3 मीटर्स हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारे डुप्लीकेट हो रहे हैं वो इनके ओरिजिन पॉइंट से हो रहे हैं। ठीक है, इनका ओरिजिन पॉइंट सेंटर में है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया 1 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 2 मीटर्स एंड यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया 3 मीटर्स, जो कि यहाँ पर इसका सेंटर में इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम रिलेटिव ऑफसेट में गैप सेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम जितना चाहे उतना गैप दे सकते हैं। तो इसमें हम मल्टीपल डायरेक्शन में भी दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक्स में दे रखा है, सॉरी वाई में दे रखा है एंड मैं एक्स में देता हूँ तो हमारा जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ चलने लगेगी। ठीक है, मैं 1.5 एक्स में भी दे देता हूँ
तो जो हमारा है 1.5y 1.5x इसके सेंटर में जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड हम z में भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके, तो ये तीनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं इनको 0 कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा y डायरेक्शन में है, इस काउंट से हम जितने जितने चाहे उतने काउंट बना सकते हैं, उतनी कॉपी बना सकते हैं हम इसकी, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको 20 कर देता हूँ। एंड इससे हम स्पेस कंट्रोल कर सकते हैं इनके बीच का, कि इनके बीच में कितना स्पेस रहेगा, ठीक है। एंड दोस्तों अब हम देखते हैं फिट टाइप। फिट टाइप में अभी ये फिक्स काउंट पे है, यानी कि इसको हम काउंट दे सकते हैं कि हमें सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की 20 कॉपी चाहिए, 15 कॉपी चाहिए या 5 कॉपी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम उसको डायरेक्शन बता सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन मिलता है दोस्तों फिट लेंथ। जैसे मैंने इसको फिट लेंथ पे करा, यहाँ पे देखेंगे सारी कॉपी जो आ रही थी वो गायब हो गई। फिट लेंथ में दोस्तों इसको हम लेंथ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई बड़ा सीन बनाया, रोड का सीन बनाया है, इस फिट टाइप का यूज़ करके हम उसको बोल सकते हैं कि 20 मीटर तक हमें इसकी जो कॉपीज़ है वो चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें मैं 20 मीटर डालता हूँ तो ये 20 मीटर तक आ जाएंगे। ये पता लगाने के लिए कि ये 20 मीटर है या नहीं है, मैं सिंपली एक प्लेन को ऐड कर लेता हूँ। ऐड में जाके मैश में जाके प्लेन, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें मैं डाल देता हूँ 20 मीटर इसका साइज़, ठीक है। एंड आप देखेंगे ये सेंटर में है, तो जी दबाकर वाई डायरेक्शन में मैं इसको इसके कॉर्नर पे ले आता हूँ कि जहाँ जहाँ पर इसका ओरिजिन है, क्योंकि ये डुप्लीकेट ओरिजिन से होते हैं, है ना। एंड मैं RY90 दबा देता हूँ, ठीक है। सो ऑलराइट दोस्तों, हमारे जो क्यूब है उसके पीछे मैंने एक प्लेन ऐड करा है जिसका साइज़ है 20 मीटर। एंड हमने यहाँ पर 20 मीटर डाला है, लेकिन ये आप देखेंगे कि इसके बराबर नहीं आ रहा। इसमें दोस्तों हम काउंट नहीं बताते, इसमें हम दूरी बताते हैं। उस दूरी में जितने क्यूब आ सकते हैं दोस्तों, फिक्स काउंट की जैसे हम फिक्स काउंट में हम काउंट बताते हैं कि हमें 20 कॉपीज चाहिए। फिक्स लेंथ में हम एक लेंथ बताते हैं कि हमें 20 मीटर तक ये इस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट चाहिए। उस बीच में हम हमारे जितने भी क्यूब या जो भी ऑब्जेक्ट आ सकते होंगे, ये उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि 20 मीटर के बीच में हमारे इतने आ रहे हैं, लेकिन हमने इसमें रिलेटिव ऑफसेट को भी ऑन कर रखा है, जिसमें हमने 1.3 दे रखा है। इसको अगर मैं 1 करता हूँ तो अब हुआ क्या कि सारे क्यूब के बीच में जो गैप था वो गैप खत्म हो गया। अब सारे क्यूब आपस में चिपके हुए हैं। सो दोस्तों, इसको देखने के लिए कि ये एक्यूरेटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए हम छोटी सी मैथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने क्यूब्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बीच में 11 क्यूब्स आ रहे हैं। हर क्यूब का साइज़ है 2 मीटर्स, तो ये हो गया 22 मीटर। बट हमने जो यहाँ पर साइज़ दे रखा है वो दे रखा है 20 मीटर। तो ये फालतू क्यों आ रहे हैं, ठीक है। एक क्यूब फालतू क्यों आ रहा है दोस्तों, ये फालतू नहीं आ रहा। आप देखेंगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये ओरिजिन से काम करता है। देखेंगे इसका ओरिजिन यहाँ पर है, तो ये ट्रीट कर रहा है कि क्यूब यहाँ पर है, ठीक है, कि यहाँ से क्यूब स्टार्ट हो रहा है। इसको नहीं मतलब कि हमने क्यूब, हमारे जो क्यूब है उसके पास उसके इधर भी स्पेस है इधर भी स्पेस है। ये सिर्फ ओरिजिन को काउंट कर रहा है। तो यहाँ से ये फर्स्ट क्यूब को गिन रहा है और यहाँ इसके सेंटर में लास्ट क्यूब को गिन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आधा क्यूब हमारा हट गया, आधा क्यूब हट गया, यानी कि यहाँ पर 2-2 मीटर के 10 क्यूब्स है, ठीक है। जो मॉडिफायर है वो कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहा, ठीक है। अब इस काउंट को आप बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही ये एडजस्ट करेगा। आप देखेंगे कि इसमें जो हमने ये जो दूरी दे रखी है 20 मीटर की, अगर हम इनके बीच का स्पेस बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि क्यूब घटते जा रहे हैं, स्पेस बढ़ रहा है और क्यूब घट रहे हैं, क्योंकि ये इसको जो क्यूब है 20 मीटर के अंदर ही अंदर फिट करने हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये फिट लेंथ वाला वर्क करता है। ये तीनों डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। मैं इसको 0 कर देता हूँ एंड Z डायरेक्शन में जाता हूँ तो देखेंगे ये 20 मीटर से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए 20 मीटर के अंदर ही अंदर जितने क्यूब आ सकते हैं 20 मीटर के अंदर, ये उतने एडजस्ट कर देगा, ठीक है। एंड दोस्तों थर्ड जो हमें ऑप्शन मिलता है इसमें, ये मिलता है फिट कर्व का। जैसे कि हमने इसमें फिक्स काउंट में हम काउंट बताते हैं कि हमें 20 कॉपीज चाहिए। फिट लेंथ में हम दूरी बताते हैं कि हमें 20 मीटर के अंदर जितने क्यूब आ सकते हैं उतने लगा दो। फिट कर्व में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई कर्व है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिंपली उसकी जितनी दूरी होगी उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सिंपली हम जाएंगे ऐड में कर्व में, तो यहाँ पर हमें कर्व मिलती है। अभी के लिए मैं पाथ कर्व को ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप टॉप पर जाके देखेंगे तो ये हमारी पाथ कर्व है जो कि काफ़ी छोटी आई है। मैं सिंपली इसको रोटेट करूँगा RZ90 एंड इसको स्केल करूँगा, ठीक है। तो अब हमारी जो कर्व है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, यहाँ से इस लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हमने मॉडिफायर लगा रखा है, इसको हम करेंगे फिट कर्व। तो अब हमसे कर्व पूछेगा कि उस कर्व को सिलेक्ट करो जिसके अकॉर्डिंग आपको इसको एडजस्ट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर हमें सारे जितनी भी कर्व्स होगी हमारे सीन में वो दिखेंगी, या फिर ये जो आई ड्रॉपर आइकन है इससे हम अपनी कर्व को सिलेक्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सो ये करते ही आप देखेंगे कि हमारे जो काउंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए हैं हमारी कर्व की लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है।
मान लीजिए मैं एस दबाता हूँ वाई डायरेक्शन में, अपनी कर्व का साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया, काफ़ी बड़ी हो गई। देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो काउंट है वो बढ़े नहीं है, ठीक है? मतलब कि एक तरीके से ये बढ़ तो गए हैं लेकिन रिफ्रेश नहीं हुए। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, एक बार मॉडिफायर को ऑफ कर सकते हैं व्यू पोर्ट में एंड दोबारा ऑन कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है? अब मैं इसका साइज़ जो है एस दबाकर वाई डायरेक्शन में इसका साइज़ छोटा करता हूँ। जो हमारी कर्व है उस पर कंट्रोल ए दबाकर अप्लाई में जाके इसका स्केल अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएँगे। या फिर आप इसके मॉडिफायर को, क्यूब को सेलेक्ट करके मॉडिफायर को ऑफ करके ऑन कर सकते हैं, तब भी वो हो जाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों ये था फिट कर्व का। इसको अभी हम रखते हैं फिक्स काउंट पर, ठीक है? इनको सबको डिलीट कर देते हैं। हमने दोस्तों तीनों फिट टाइप सीख लिए कि ये कब कब काम आते हैं हमारे फिट टाइप जो है, एंड हमने रिलेटिव ऑफसेट को सीख लिया। सो दोस्तों मेरे पास एक पैटर्न है जिसमें एक लकड़ी है और इसमें 2 फट्टे लगे हुए हैं, ठीक है? जैसे कि हम इसको रिपीट करना चाहते हैं बार बार। एक जैसे मान लीजिए गार्डन की बाउंड्री बनानी है आपको, एरे मॉडिफायर की मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए हम एरे मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। ऐड मॉडिफायर पर जाके एरे मॉडिफायर लगाएंगे। स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में हो रहा है, मैं एक्स को 0 कर देता हूँ एंड वाई को 1 करता हूँ। सो अब हम जितना चाहें उतनी इसकी कॉपी बना सकते हैं, उतनी बड़ी ये फेंसिंग हम बना सकते हैं, जितना चाहे उतना हम बना सकते हैं इससे, ठीक है? दोस्तों हमने रिलेटिव ऑफसेट सीख लिया। अब हम इसको ऑफ करते हैं एंड हम कांस्टेंट ऑफसेट पे टिक लगाते हैं। सो दोस्तों कांस्टेंट ऑफसेट में भी हम जो एरे मॉडिफायर है सेम तरीके से वर्क करता है, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस होता है वो अलग वैल्यू में आता है। जैसे मान लीजिए इसको मैं 20 करता हूँ और वाई डायरेक्शन में मैं इसको 1 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें जो डिस्टेंस है वो यूनिट्स में आ रहा है। यूनिट जो कि हमने अभी मीटर्स में सेट कर रखी है अपने सीन के लिए, तो ये 1 मीटर 2 मीटर मीटर्स में आ रही है। जबकि रिलेटिव ऑफसेट में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है मेन ऑब्जेक्ट, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आता है। वो पूछता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसके 2 गुना करना चाहते हो, आप 3 गुना करना चाहते हो। जैसे मैं कांस्टेंट को बंद करता हूँ, रिलेटिव को ऑन करता हूँ। अभी हम इसमें साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 1 करता हूँ, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके 1 गुना यानी कि उतनी ही दूरी पर, तो ये एकदम पास पास चुपके चुपके आ रहे हैं। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो यानी कि हर क्यूब के बाद एक क्यूब का गैप होगा, ठीक है? तो यानी कि इसमें जो यूनिट कंट्रोल होती है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से होती है, जबकि जो कांस्टेंट ऑफसेट है इसमें हम मीटर्स में बात करते हैं, या इसमें हम दूरी को यूनिट्स में देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 2 मीटर करता हूँ तो अब ये क्यूब आपस में चिपके हुए आ रहे हैं। 4 मीटर करता हूँ तो इनके बीच में एक गैप आ रहा है, यानी कि यहाँ से होगा 1 मीटर, यहाँ पर 2 3 4, तो इसमें हम मीटर्स में डिसाइड करते हैं यूनिट्स को, ठीक है? एंड सेम दोस्तों तीनों डायरेक्शन के लिए होता है। वाई में, जेड डायरेक्शन में भी यूनिट से डिसाइड करते हैं और एक्स में भी यूनिट से, ठीक है? तो आप इसके अंदर प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है। इसमें भी 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, फिट, लेंथ मिलता है एंड जो भी सारे ऑप्शंस थे वो सभी इसमें इनेबल रहते हैं, ठीक है? तो कॉन्स्टेंट को हम बंद करते हैं। तीसरा देखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट ऑफसेट। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफसेट है, ठीक है? इसका यूज़ हम काफ़ी एनिमेशंस में भी करते हैं। इससे होता क्या है कि जैसे हम रिलेटिव और कांस्टेंट में बात करते हैं एक्स वाई जी 3 डायरेक्शन में, इसमें हम डायरेक्शन पे बात नहीं करते, इसमें हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट पे। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने एज अ ऑफसेट बना रखा है, जो भी उसमें मूवमेंट होगी वो ही इन सभी एरेज में मूवमेंट होगी, ठीक है? तो एग्जाम्पल के लिए, तो इसके लिए हम ऐड करेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट जैसे दोस्तों नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट होते हैं, रेंडर वगैरह में शो नहीं होते। इनके कई सारे यूजेस होते हैं। तो अभी इसको हम करते क्या है, इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं आपको। सिंपली हम एक प्लेन एक्सिस ऐड करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे हम, तो प्लेन एक्सिस ऐड हुआ है लेकिन काफ़ी छोटा हुआ है, तो हम एस दबा कर स्केल कर लेंगे इसको। एंड दोस्तों मैं आपको अप्लाई के बारे में बता देता हूँ। अभी आप इसका देखेंगे स्केल जो है 3 पर है, क्योंकि इसको हमने 3 गुना बढ़ा करा है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप कंट्रोल ए दबाकर इस पर स्केल अप्लाई कर लें। इससे होगा क्या कि जो, जैसे अभी मान लीजिए इसका जो पुराना स्केल था, फिर हमने इसको 3 गुना बड़ा करा, तो ये कि आपने जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर रखा है, उसका साइज़ जो है ओरिजिनल साइज़ से 3 गुना बड़ा हुआ है। हम कंट्रोल ए दबाकर, इसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, लोकेशन, रोटेशन, स्केल, हम स्केल अप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि ये जो 3 गुना पहले बढ़ा हुआ साइज़ था, ये अब इसका रीसेट हो गया साइज़, यानी कि ये अब इसका नॉर्मल साइज़ हो गया। अब इसको हम बड़ा करते हैं तो ये अब दिखाएगा, यानी कि हमने इसको रीसेट कर दिया इस पोजीशन पर लाके, ठीक है? तो मेक श्योर कि इससे पहले आप ये कर लें, नहीं तो आपका ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट सही से वर्क नहीं करेगा। हमने अपने क्यूब को सिलेक्ट करा जिस पर मॉडिफायर लगाए, ऑब्जेक्ट में जाके हम आई ड्रॉपर से सिंपली एम्प्टी को सिलेक्ट करते हैं। ये एम्प्टी यहाँ पर लिखा आ गया, ठीक है? या फिर आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर वही रीनेम करा हुआ लिखा आ जाएगा, ठीक है? काउंट दोस्तों हमने 20 कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमें वो दिखेंगे हमारी जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑफसेट है उसकी मूवमेंट से। तो इसको अगर मैं ग्रैब करता हूँ तो आप देखेंगे ये सारे जो ऑब्जेक्ट है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं,
मैं टॉप डायरेक्शन में जाता हूँ। तो अगर हम जी दबाकर एम्प्टी को ग्रैब करते हैं, वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, जितने हमारे जो एरे बन रहे हैं यानी कि जितने क्यूब हमारे डुप्लीकेट हो रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में होंगे। मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, तो हमारी जो डुप्लीकेट है वो उसी डायरेक्शन में होंगे। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मान लीजिए मैं इसको जी दबाकर एक्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ ले जाता हूँ, तो ये हमारे जो डुप्लीकेट है वो पीछे की तरफ हो रहे हैं। एंड फन पार्ट दोस्तों ये है कि हम इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे जो पीछे क्यूब है वो भी सारे रोटेट हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको स्केल करता हूँ तो हमारे जो क्यूब है पीछे के वो भी स्केल होते जा रहे हैं और इंक्रीज हो रहा है उनका स्केल, क्योंकि वो इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, ऐसे ऐसे करते करते तो ये एक पैटर्न बन रहा है। और इसको हम रोटेट करते हैं आर दबाकर, तो ये कुछ ऐसे मज़ेदार इसमें पैटर्न्स बन के आते हैं जिनको हम एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं और कई जगह काफ़ी मज़ेदार पैटर्न्स बनाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जी दबाकर इसको हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं एंड आर दबाकर रोटेट करके हम वाई डायरेक्शन दबा सकते हैं, तो ये वाई में रोटेट होगा कुछ इस तरीके से, आर जेड कुछ इस तरीके से, एंड टॉप से देखते हैं हम आर वाई। तो काफ़ी मज़ेदार इसमें पैटर्न हम बना सकते हैं एरे मॉडिफायर पे यूज़ करके। ठीक है, इसके काउंट को भी हम बढ़ा सकते हैं और मान लीजिए इसको मैं 40 कर देता हूँ एंड इसका जो साइज़ है उसको वापस मैं छोटा करता हूँ। इसको मैं ऐसे आर दबाकर किसी भी डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे जो पैटर्न्स है वो काफ़ी मज़ेदार पैटर्न्स बन रहे हैं इसमें। सिंपली हम इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, जिसको हम आगे चल के देखेंगे एनिमेट करने को। कुछ इस तरीके से हम इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 2 की फ्रेम्स लगाए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ऑफसेट की मदद से हम इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, मैं इसको डिलीट करता हूँ एनिमेशन को एंड इसको मैं जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करूँगा उस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्केल बड़ा करता हूँ मैं इसका, स्केल में जेड में करता हूँ तो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। सो दोस्तों आपको करना क्या है, इसको आपको हर डायरेक्शन में रोटेट करके स्केल करके आपको एक्सप्लोर करना है कि आप क्या क्या बना सकते हैं इससे। ठीक है, मैं इसको सिंपली रोटेट कर रहा हूँ किसी भी डायरेक्शन में एंड देखेंगे आप सिंपली एक क्यूब से कितने मज़ेदार इसमें पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, फटाफट से दोस्तों आगे इसको कंप्लीट करते हैं ट्यूटोरियल को। एंड दोस्तों हमने ऑब्जेक्ट ऑफसेट भी देख लिया, फटाफट से मर्ज देख लेते हैं। अभी हमने फिक्स काउंट कर रखे हैं 20 एंड हम रेडिएटिव ऑफसेट में हमने ये वैल्यू सेट कर रखी है। अब हम मर्ज को इनेबल करेंगे। ये करता क्या है कि इसमें हम डिस्टेंस देते हैं कि इतने डिस्टेंस के अंदर जो भी वर्टिसेस हो वो आपस में मर्ज हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इनके बीच का भी डिस्टेंस है, अभी हमने 0.01 दे रखा है। इसको जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो अगर हमारे यहाँ वाला डिस्टेंस जो हम यहाँ दे रहे हैं वो इस डिस्टेंस से ज़्यादा निकलता है तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे इनकी वर्टिसेस जो हैं। तो मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ, देखेंगे एक पॉइंट पे आके ये आपस में मर्ज हो गई, यानी कि सारी वर्टिसेस जो है वो मर्ज हो गई। तो इस वैल्यू से हम ऐसे मर्ज कर सकते हैं जब भी अगर आप करना चाहते हो तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। एंड इसमें यूवीज मिलता है एंड एक कैप्स का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, कि जैसे कि हम अभी फेंसिंग बना रहे थे कि जो हमने फेंस बनाया था उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए स्टार्ट और एंड में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ एक सिलेंडर को, ये हमारा सिलेंडर है, मैं स्केल अप्लाई करता हूँ कंट्रोल लेकर के, तो मैं अपने एरे को सिलेक्ट करता हूँ, एंड पे जाके मैं इस सिलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ। तो होगा क्या कि ये वाला सिलेंडर है हमारे एंड में शो करने लगेगा एंड इसी को मैं स्टार्टिंग में करता हूँ तो ये एज ए स्टार्टिंग में शो होने लगेगा। मैं ओरिजिनल को हाइड कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे जो एरे है उसी के साथ ही ये स्टार्टिंग और एंड में शो हो रहा है। इसका ये फीचर है, स्टार्ट में और एंड सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफसेट के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं बंद करता हूँ, एक एम्प्टी ऐड करता हूँ, तो अब अगर हम एम्प्टी को अपने रोटेट वगैरह करते हैं तो ये जो हमने सेलेक्ट कर रखे थे ये भी साथ में मूव और रोटेट होंगे। क्योंकि ये भी इसी एरे का पार्ट बन गए हैं। मान लीजिए इनको हमें ऐसे रखना था कुछ ऐसे करके, तो ये हम कर सकते हैं। मान लीजिए फेंसिंग बनानी थी, इसके बीच में क्यूब ना देके आपने कोई फेंस दिया है यानी कि बाउंड्री जो होती है वो दी है, इसके साइड में 2 खंबे लगाने थे तो ऐसे भी वो आप लगा सकते हैं इस फीचर्स के जरिए। सो दोस्तों ये था हमारा एरे मॉडिफायर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मॉडिफायर को आप पर्सनली एक्सप्लोर करें, इसके सारे फीचर्स है उसको ट्राई करें। ये बहुत ही
इंटरेस्टिंग मॉडिफायर है और एनिमेशन में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये। ठीक है, तो इसको आप खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ चल रही है दोस्तों ब्लेंडर बिगिनर कोर्स की चैनल पर। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों आप मुझे पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपका सपोर्ट दोस्तों मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।